आई ओपनिंग फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगी जो कि आपको सोचने पे मजबूर जरूर कर देगा। मैं चाहूंगी कि आप इन दोनों स्लाइड्स को बहुत ही ध्यान से देखिए और एक एक चीज को ध्यान से नोटिस कीजिएगा। अगेन गाइज, मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगी यहाँ पे कि जो भी मैंने यहाँ पे फ्लो डायग्राम बनाया है, दिस इज बेस्ड ऑन मेंस क्वेश्चंस। दीज आर द बैक टू बैक क्वेश्चन। आई हैव नॉट पिक्ड क्वेश्चंस। मैं आपको बैक टू बैक सारे क्वेश्चन दिखा रही हूँ जो कि सेक्टर से आए हैं यूपीएससी में, एंड दोज ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन कमिंग फ्रॉम दिस एनसीईआरटी। पर क्या कभी आपने ये जो रिमेनिंग 2 बुक्स है 12th क्लास की, इस पे ध्यान दिया है? आई नो मोस्टली आप लोगों ने इस पे ध्यान नहीं दिया है। वन बाय वन आई विल बी डिस्कसिंग दोज क्वेश्चन। आई विल बी शोइंग यू फ्रॉम विच पर्टिकुलर पार्ट ऑफ एनसीईआरटी इट हैज कम। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एग्जैक्टली हियर इफ यू विल सी दे हैव मेंशन्ड द एरियाज एज वेल, दैट इज दार्जिलिंग। इट हैज मेंशन्ड about the agriculture development in India. It has also mentioned the phases in which agriculture development has taken place. It also becomes important because it was a part of a current, and hence question can be expected from these areas. मुझसे खुद आके बोल रहे थे, many students they came and they said, "Ma'am, from where we will read this petrochemical? It came from out of nowhere." कहीं से भी आ गया ये सवाल। सवाल क्या था? फिजिकल वाले पार्ट से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, बट ये जो ह्यूमन वाला पार्ट है, टॉपिक से ही है, बस जस्ट आपको अपडेट करना है खुद को और इससे डेविएट नहीं करना है। यही सारे टॉपिक्स हैं। इसी सवाल को यूपीएससी पूछता है थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके। सो यू जस्ट हैव टू अपडेट, बट यू हैव टू बी लिमिटेड विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक्स दैट दे आर मेंशनिंग। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसोर्सेज एंड सेक्टर की। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ नहीं, मैं बहुत सारे क्वेश्चन दिखाऊंगी। तो पहले देखिए, प्राइमरी सेक्टर से ये सारे ही क्वेश्चन आए हैं यूपीएससी मेंस में, सेकेंडरी में इतने सारे आए हैं, टर्शियरी में इतने सारे आए हैं। तो अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ सेक्टर्स की बात की है, मैं रिसोर्स पे अभी भी आई नहीं हूँ। तो रिसोर्सेज एंड सेक्टर से आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ सेक्टर से इतने सवाल आए हैं। और अगर अब मैं आपसे पूछूंगी कि आखिर ये सवाल कहाँ से आए हैं, तो आप मुझे बोलोगे कि मैम ये यूपीएससी कहीं से भी पूछता है और ये सवाल कहीं से भी आए हैं। पर मैं आपको बताना चाहूंगी ये कहीं और से नहीं आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से आए हैं। तो इस पूरे वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इन क्वेश्चंस के एनालिसिस की, और कुछ आई ओपनिंग फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगी जो कि आपको सोचने पे मजबूर जरूर कर देगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि जीएस 1 में आखिर रिसोर्स एंड सेक्टर्स किस पार्ट से बिलोंग करता है। तो हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया, इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स एंड फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल टू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर। तो ये हुई सिलेबस की बात। अब मैं आपको एक बार माइक्रो थीम दिखाना चाहूंगी और फिर से आपको मैं दिखाना चाहूंगी कि कहाँ से सवाल आ रहे हैं। प्राइमरी सेक्टर आप यहाँ पे देख सकते हो और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आप देख सकते हो। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, देन टर्शियरी सेक्टर, आप मिनरल रिसोर्सेज देख लो, एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज देख लो, नेचुरल वेजिटेशन देख लो। तो ये सारे माइक्रो थीम्स में से इतने सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं। तो अब हम समझते हैं इस पूरे पार्ट को। तो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। मैं चाहूंगी कि आप इन दोनों स्लाइड्स को बहुत ही ध्यान से देखिए और एक एक चीज को ध्यान से नोटिस कीजिएगा। ये जो डिवीजन मैंने किया है, ये डिवीजन मैंने किया है मेंस के क्वेश्चन के बेसिस पे, ठीक है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से कंप्लीट हो जाए इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। तो अब आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें कि एनर्जी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, देन वी हैव एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज एंड वी हैव रिसोर्स पोटेंशियल। रिसोर्स पोटेंशियल की जब मैं बात करूंगी इंडिया स्पेसिफिक, कि आखिर इंडिया में कौन कौन से ऐसे पोटेंशियल एरियाज हैं जहां पे आपको पर्टिकुलर रिसोर्सेज मिलते हैं। नाउ अगेन एनर्जी की बात करूं तो सबको पता है कि इट कैन बी डिवाइडेड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। अगेन गाइज, मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगी यहाँ पे कि जो भी मैंने यहाँ पे फ्लो डायग्राम बनाया है, दिस इज बेस्ड ऑन मेंस क्वेश्चंस। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे रिन्यूएबल, शेल एंड ऑयल गैस, एटॉमिक एनर्जी एंड कोल फ्रॉम रिन्यूएबल पार्ट। नॉन रिन्यूएबल से अगर आप देखोगे तो विंड, सोलर एंड अगेन देयर कुड बी सेवरल अदर टाइप्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी है। देन फाइनली आप एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज में आओगे। अगेन यहाँ पे आप देखोगे जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होती है इंडिया में, वो सब इसका पार्ट बन जाता है। देन मिनरल रिसोर्सेज को आप डिवाइड कर सकते हो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक में। विद इन मेटालिक यू कैन फर्दर सब डिवाइड फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस जिसमें आयरन कंटेंट होगा, नॉन फेरस जहाँ पे आयरन कंटेंट नहीं है, विच इंक्लूड्स कॉपर, एल्यूमिनियम। देन नॉन मेटालिक में सीमेंट, पॉटरी एक्सेट्रा।
रिसोर्स पोटेंशियल एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज इंडिया स्पेसिफिक। तो ये स्लाइड आपने देख ली और आपको समझ में आ गया कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है हम इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। नाउ दिस इज बेस्ड ऑन द मेंस क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड। नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द यूपीएससी सिलेबस which is talking about factors that are responsible for the location of, here you have to notice location of primary, secondary and tertiary. Now again ये जो मैंने यहाँ डिवीजन किया है ये बेस्ड है यूपीएससी के मेंस के क्वेश्चन के बेसिस पे, ठीक है। तो आप देखेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, यहाँ पे आता है प्राइमरी में प्लांटेशन, हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग, माइनिंग। सेकेंडरी में अगर आप देखोगे तो एग्रो बेस्ड जितने भी हैं, स्पेशली एनसीईआरटी में कॉटन, शुगर, ये सब बहुत अच्छे से मेंशन्ड है। यूपीएससी में भी सवाल कॉटन, शुगर पे आया है। देन वी कम टू केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री जिसमें पेट्रोकेमिकल हो सकता है। देन वी हैव दिस इंडस्ट्रियल पॉलिसी। नाउ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन व्हाट टाइप ऑफ पॉलिसी द गवर्नमेंट इज हैविंग विद इन द कंट्री। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज में अगर हम बात करें तो वहां पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नाउ विथ रिस्पेक्ट टू टर्शियरी वी हैव ट्रेड, वी हैव ट्रांसपोर्ट, वी हैव टूरिज्म, ठीक है। तो मैंने आपको दिखाए हैं 2 स्लाइड, मैं आपको चाहूंगी कि आप फिर से एक बार इन दोनों ही स्लाइड्स को देख लें। नाउ आई वुड लाइक यू टू सी दीज 2 बुक्स, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी। आपने हर जगह सुना होगा कि 12th की एनसीईआरटी, 11th 12th की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और 11th की जो एनसीईआरटी है दैट इज अ फिजिकल पार्ट, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी एंड इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। ये 2 बुक तो आपको छोड़नी ही नहीं है, ये आपने सबके मुंह से सुना होगा। पर क्या कभी आपने ये जो रिमेनिंग 2 बुक्स है 12th क्लास की, इस पे ध्यान दिया है? आई नो मोस्टली आप लोगों ने इस पे ध्यान नहीं दिया है। नाउ गोइंग बैक टू दैट स्लाइड जहां मैंने आपको डिवीजन दिखाए यूपीएससी के क्वेश्चन के बेसिस पे रिसोर्सेज का, सेक्टर्स का। नाउ अब आप इसका कंटेंट देखिए, इन दोनों ही बुक्स के आप कंटेंट देखिए, ठीक है। अगर मैं फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करूं, here you have primary activities, secondary, tertiary, transport, international trade, which is a part of again tertiary activity. Now let's come to India, people and economy. यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे agriculture, water resources, mineral energy resources, manufacturing, transport and international trade. Now what I am saying is that just by looking at that flow diagram, you see it has all the content. जो भी हमारे यूपीएससी में आया है, ये दोनों ही एनसीईआरटी में, वो पूरा का पूरा सवाल यहाँ से आया है। नाउ वन बाय वन आई विल बी डिस्कसिंग दोस क्वेश्चन, आई विल बी शोइंग यू फ्रॉम विच पर्टिकुलर पार्ट ऑफ एनसीईआरटी इट हैज कम। नाउ लेट्स सी। नाउ यू सी दिस प्राइमरी एक्टिविटीज एग्रीकल्चर, यहाँ पे एक सवाल आया था, आप देखेंगे यहाँ पे, whereas the British planter had developed tea gardens all along the Shivalik and lesser Himalayas from Assam to Himachal Pradesh, in effect they did not succeeded beyond the Darjeeling area. Explain. Now you have to explain it. अब ये कहाँ से आया है? आपको लग रहा होगा ये सवाल कहीं से भी आया है। Now if you see this NCERT, Fundamentals of Human Geography and India, People and Economy, यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉफी और जो टी का प्रोडक्शन है, टी की प्रोडक्शन की अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, देन वी हैव प्लांटेशन एग्रीकल्चर इन फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एग्जैक्टली हियर इफ यू विल सी दे हैव मेंशन्ड द एरियाज एज वेल, दैट इज दार्जिलिंग। ओके, सो दिस इज अगेन इट इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम एनसीईआरटी, प्लस यू हैव टू हैव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो एनसीईआरटी में ही आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यहाँ पे क्या पूछा गया है, इन्होंने टी के बारे में पूछा है। नाउ डेफिनेटली दार्जिलिंग हैड प्रोवाइडेड सच टाइप ऑफ क्लाइमेटिक एवेलेबिलिटी फॉर द कल्टीवेशन ऑफ टी। इट हैड ऑल दोज रिक्वायरमेंट which is actually required for the growth of the tree plantation, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर सॉइल चाहिए होता है, पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेम्परेचर चाहिए होता है, रेनफॉल चाहिए होता है, वो सारी अवेलेबिलिटी थी दार्जिलिंग में एज कम्पेयर टू द सराउंडिंग एरिया। Now this climatic factor, you also read what are the conditions that are required for the growth of the tree. You will read in this NCERT. And now they have modified it and asked the statement. Now let's see the next question. हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Again India, People and Economy. मैंने as it is वहाँ का जो पर्टिकुलर चैप्टर है, वहाँ पे जो टॉपिक्स हैं, मैंने as it is वहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के यहाँ पे प्लेस किया है। Let's see the question.
From being net food importer in 1960, India has emerged as net food exporter to the world. Provide the reasons. Now again, you all will be thinking that this is something which UPSC has asked from just out of nowhere. उनको लगा कि ये important है, उन्होंने पूछ दिया. But again, I would like you to pay attention here. India, People and Economy, in the chapter Agriculture, it has mentioned about the agriculture development in India. It has also mentioned the phases in which agricultural development has taken place. HYVCs तो हुए ही थे, ग्रेन रिवॉल्यूशन भी था, है ना, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, सब कुछ था. बट लेटर ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज हैज आल्सो प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सब्सिडी, MSPs, राइट. देन अगेन लिबरलाइजेशन जो हुआ, हमारी इकोनॉमी खुली, हमने क्रॉप एरिया जो डाइवर्सिफिकेशन है, क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन किया है, क्रॉप एरिया को बढ़ाया है, एंड हेंस ऑल दीज फैक्टर्स हैज लेड to India to become a net food exporter from the net food importer, right? Now, यहाँ पे अगर आप जाके पढ़ेंगे तो ये सारे ही चीजें mentioned है. So, along with the things that are mentioned in NCERT, you just have to keep on updating yourself about a particular topic. Let's see the another question. मैं सारे क्वेश्चन आपको दिखाऊंगी यहाँ पे, ठीक है? Let's see the अब ये सवाल आप देखिए. Mention the advantages of the cultivation of pulses, because of which year 2016 was declared as the International Year of Pulses by the United Nations. Okay. Now again, if you see India, People and Economy, they have given about the pulses, they have given about the areas in which it is grown, what is the total cropped area, what are the climatic conditions that are required, and what are the nutritional value of pulses. It is also there. But at the same time, along with the basic, it was in the news, current का part था, क्योंकि International Year of Pulses declare किया गया था. Similarly, International Year of Millets. Millets के बारे में आपको NCERT में मिल जाएगा, but it also becomes important because it was a part of a current, and hence question can be expected from these areas. तो अगर आपने ये भी पढ़े होते, अगर आपने NCERT को भी अच्छे से complete किया होता कि different types of pulses, what are their nutritional values, और किस क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो करते हैं, यू कुड हैव इजीली रिटन दिस क्वेश्चन विदाउट इवन गोइंग फॉर दिस करंट. ओके, नाउ लेट्स सी सम ऑफ द मोर क्वेश्चंस. इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी. In spite of adverse environmental impact of coal mining is still inevitable for development. Now, again, you will go to India, People and Economy. There's a dedicated map which shows coal fields, coal mines, oil fields. It has given in detail about the coal, कहाँ है, कौन से areas हैं. और again, it is given in the NCERT, right? So, a question can be expected because coal is a very important energy resources. 70% of India की जो energy है वो dependent है coal पे. अब ये क्यों important है? हमें पता है that it is creating a pollution, environmental pollution, but still we are dependent on it. Why? The reason could be many, है ना? 70% अभी भी हम dependent हैं. तो कारण again बहुत सारे हैं. Labor easily available है, resources है, raw materials हैं, government की policies ऐसी रही हैं, और काफी areas में अगर आप देखोगे ये spreaded है, ठीक है? तो again NCERT along with some basic understanding about a particular resources which you can easily solve these types of question. Now, again आप यहाँ पे एक सवाल देखेंगे. This is about, do you agree that there's a growing trend of opening new sugar mills in southern states of India? ठीक है, बैक टू बैक मैं आपको क्वेश्चंस दिखा रही हूँ सेक्टर्स के, और सारे के सारे जो क्वेश्चन आए हैं वो कहीं ना कहीं NCERT में मेंशन थे. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज NCERTs are very important. So the topics which are given in NCERT, you can expect a question from there. वहीं से क्वेश्चन आ रहा है, प्लस यू हैव टू लिटिल बिट अपडेट अबाउट दैट पर्टिकुलर रिसोर्सेज और द सेक्टर. आपको अपडेट भी करना है, और कोई भी सवाल कहीं और से कहीं भी बाहर से नहीं आया है. नाउ अगेन आप ये सवाल देखोगे कि सदर्न स्टेट में क्यों ग्रोइंग ट्रेंड देखा जाता है. अगेन यू विल सी इन द शुगर इंडस्ट्री, इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी, ये डायरेक्टली है यहाँ पे. ये जो आपके चैप्टर्स हैं इनमें मेंशन जो मेजर टॉपिक्स हैं यही है, कॉटन है, शुगर है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री.
and hence those industries becomes important. और आप इस वाले पैराग्राफ में आते हो तो यहाँ पे उन्होंने सदर्न स्टेट्स के बारे में मेंशन किया है. So each and everything that is mentioned in NCERT, you can expect a question from there. Plus you have to update yourself. अब ऐसा नहीं कि सिर्फ NCERT, क्योंकि यार यही चीज है 12th के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो 12th के बच्चे से आप कैसे डिफरेंट होगे? आप डिफरेंट होगे जब आप अपने आप को अपडेट करोगे. So what UPSC is expecting is that you must be knowing the basic things from NCERT. Topics will be same, and on those topics you have to update yourself. Okay? Now let's see another important question. Analyze the factors for highly decentralized cotton textile industry. Again, if you see NCERT, India People and Economy, there's a dedicated map which shows the location of cotton textile industry, why it is decentralized. You must be knowing, आप पढ़ते आ रहे होंगे इंडस वैली से लेकर के कॉटन हमारे कंट्री में एग्जिस्ट करता था. ब्रिटिशर्स जब आए थे एक टाइम था जब हमारा कॉटन पूरे वर्ल्ड में फेमस था. नाउ ऑब्वियसली द रीजन कुड बी मेनी. हमारे पास जो हैंडलूम थे, जो पावर लूम्स थे, इजिली हमने उस पर हम शिफ्ट कर पाए. देन ऑल्सो वी हैव द गवर्नमेंट पॉलिसीज, ऑल्सो वी हैव the fulfillment of the resources that is a cotton. Cotton बहुत सारे areas में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे naturally available था. And also the availability of the labor. All these factors contributed to the decentralized nature of this cotton textile. और आप NCERT देखेंगे तो यहाँ पे cotton textile industry के बारे में एक अच्छा खासा पैराग्राफ दिया हुआ है. And it also talks about the production of cotton textile here. Now again, this is an old data, you have to update yourself. But since it is mentioned here in NCERT, it is very important that you keep on updating about this particular industry, that is a cotton textile, sugar industry, cotton industry, iron and steel, coal, all these are the important industries. और कुछ क्वेश्चन देखते हैं. Again, आपको लगा होगा ये वाला जो सवाल डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे मुझसे खुद आके बोल रहे थे. Many students they came and they said, "Ma'am, from where we will read this petrochemical?" It came from out of nowhere. कहीं से भी आ गया ये सवाल. सवाल क्या था? Petroleum refineries are not necessarily located near to the crude oil producing areas, particularly in many of the developing countries. Explain the implication. Now again, if you go India People and Economy, they have dedicated topic that is called petrochemical industries, where it is located. What are the things that we are using in it? तो आपको मैं बार बार यही इंडिकेट कर रही हूँ. All these things, these are based on where? From the secondary activities in which the chemical based industries. Now again, I would like you to take you to the back of the slide. अब मैं आपको फिर से पीछे ले जाती हूँ. यहाँ पे मैंने जितने भी मेंशन किए, प्राइमरी एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, माइनिंग. Secondary activities, you see agro-based industries, sugar, cotton. Then you have chemical-based industries, petrochemical, iron and steel. Now let's go back and let's see. ये जो slide मैंने आपको दिखाई थी and the division which I did in the very beginning. Now you can see primary, secondary and the tertiary. And what could be the questions that can be asked from these areas? है ना? आप trade से, tertiary से trade, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म पे एक्सपेक्ट कर सकते हो. इट इज देयर इन द एनसीईआरटी. इन सब ये जो मेंशन है आपके एनसीईआरटी में, ये सारी ही चीजें पे आपको फोकस करना है. बिकॉज फ्रॉम देयर यूपीएससी इज आस्किंग प्राइमरी में ऑल दीज थिंग्स. वन ऑफ द एरियाज फ्रॉम विच यूपीएससी हैज नॉट आस्क्ड द क्वेश्चन टिल नाउ फ्रॉम द प्राइमरी एक्टिविटीज इज हंटिंग एंड गैदरिंग. हंटिंग एंड गैदरिंग से फिर अगेन चांसेस हैं कि आ जाए सवाल कभी भी. ओके, नाउ लेट्स सी सम ऑफ द मोर क्वेश्चंस. एक ये सवाल आप देखिए. अकाउंट फॉर द प्रेजेंट लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल बाय गिविंग एग्जांपल्स. अगेन यू विल सी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, दे हैव मेंशन्ड द लोकेशंस ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट iron and steel plants, which includes Tata Iron and Steel Plant, Indian Iron and Steel Plant, Bhilai Steel Plant, Rourkela, Bokaro, Durgapur. और आप इन सब की लोकेशन में कुछ ना कुछ यूनिक चीजें पाएंगे. Some of them are not located exactly at the raw material site. कुछ रिवर की लोकेशंस पे हैं, कुछ वहां पे लोकेटेड है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड आसानी से हो सके, जहाँ पे रेलवेज अच्छे से पहुंच पा रही है.
ठीक है, तो सवाल भी आपका यही है, अकाउंट फॉर द present location of iron and steel industries away from the source of raw material. Now again you will go India People and Economy, you will see the major industries, very important, iron and steel industry, ISCO, Visvesvaraya, and all those industries that are mentioned and why they are located there, it is also mentioned. And hence these two books becomes very 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 important. फिजिकल वाले पार्ट से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, बट ये जो ह्यूमन वाला पार्ट है, टॉपिक से ही है, बस जस्ट आपको अपडेट करना है खुद को और इससे डेविएट नहीं करना है। यही सारे टॉपिक्स हैं, इसी सवाल को यूपीएससी पूछता है थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके, सो यू जस्ट हैव टू अपडेट, बट यू हैव टू बी लिमिटेड विथ रिस्पेक्ट टू द टॉपिक्स दैट दे आर मेंशनिंग इन द एनसीईआरटी। फाइन, नाउ लेट्स सी सम मोर क्वेश्चंस। अब कुछ सवाल आए हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे। Now you will go to that chapter called secondary sector in both India People and Economy and Fundamentals of Human Geography. आप वहाँ पे देखेंगे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है वो एक बहुत मेजर फैक्टर है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप को करने के लिए। नाउ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रियल पॉलिसी इज ऑल्सो मेंशन्ड इन इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, एंड हेंस यू हैव टू बी अपडेटेड रिगार्डिंग द इंडस्ट्रियल पॉलिसीज दैट गवर्नमेंट इज टेकिंग, which includes industrial corridors, है ना। आपको खुद को अपडेट करना ही पड़ेगा और आप जाके देखोगे एनसीईआरटी में वो सारे मैप्स उन्होंने मेंशन किए हैं which are the industrial corridors in different parts of the India. Now you see the question, what is the significance of industrial corridor in India? Identify industrial corridors, explain their main characteristics. कहाँ से आया है? कहीं से नहीं आया है, एनसीईआरटी से आया है। Can the strategy of regional resource based manufacturing help in promoting employment in India? Again, this is the question which you can derive from the material that you have read from the NCERTs. Okay, so what I am saying is that you have to make NCERT the book. आपको NCERT में जितने भी टॉपिक मेंशन है आपको उसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। अब ये नहीं कि NCERT में एक पैराग्राफ है तो आप एक पैराग्राफ करके जाओ, you have to update. That is the hint point that UPSC is also giving you, कि ये एक hint point है, NCERT mentioned है, वही टॉपिक लो, उससे बाहर मत जाओ, but keep on updating yourself. Okay? Now let's take one more question. India People and Economy, enumerate the problems and the prospect of inland water transport in India. Again, आप जाके देखो, ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर है जहाँ पे उन्होंने अच्छे से inland waterway को मेंशन किया है। Now they have also mentioned this table, ठीक है। तो आपका काम क्या है कि जितने भी आपके नेशनल वाटरवेज हैं आप अपने आप को अपडेट करो, मेजर कितने हैं, है ना, और क्या रोल प्ले कर रहे हो, which are the at least top 3 national waterways, 1, 2, 3, at least those which are mentioned in NCERT, है। और यहाँ पे आप देखोगे इनलैंड वाटरवेज की सिग्निफिकेंस भी मेंशन की गई है, एंड हेंस क्वेश्चन कैन बी एक्सपेक्टेड। ओके, so these are the back to back question. I have not picked questions. मैं आपको back to back सारे क्वेश्चन दिखा रही हूँ जो कि सेक्टर से आए हैं यूपीएससी में, and those all the questions have been coming from this NCERT. Okay, let's see this last question. This was the most debatable question. Students were coming to me and they were saying कि मैम ये पता नहीं ये सवाल कहाँ से आ गया. They were crying like anything. Now when I saw the question, this was the question that bring out the socio-economic effects of introduction of railway in different countries of the world. Now go back to fundamentals of human geography. There's a chapter called transport, trade and transport, जो tertiary sector का part है. अगर आप वहाँ पे जाके देखोगे railways के बारे में in different countries, like they have mentioned about Russia, they have mentioned about North America, Canada, Australia, South America. ठीक है, आप जाके देखो, यही डायरेक्ट सवाल आया है आपके एनसीईआरटी से, है ना? So please do not ignore NCERTs. So what we have learned from this video, NCERT of human geography is also very important. Now 3 types of questions are asked from UPSC. One, directly basic, ठीक है, जो कि NCERT से आ रहे हैं. Second is somehow based on current affairs, where you need to have updation. And third is analytical, जिसमें कि आपका current plus basic दोनों की knowledge applicable होती है, which is not directly asked but indirectly, which is based on the knowledge that you have derived. यही 3 सवाल आ रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में,
और यही इस तरह के सवाल आपको वैरायटी, राइट नाउ आई हैव नॉट टेकन दिस रिसोर्स वन, आई विल टेक द रिसोर्स वन मे बी इन द लेटर नेक्स्ट वीडियो, बट हियर आई हैव शोन यू द सेक्टर्स क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन आपके आए हैं एनसीईआरटी से, you just have to update, and same goes for resource as well. So this is a learning from this video that do not tend to ignore NCERTs. NCERT के टॉपिक को खुद को आपको क्या करना है, उन सारे ही टॉपिक से अपने आप को अपडेट करना है, and you have to prepare a note, right? And in this way those questions will not be unfamiliar when you are seeing it in mains. So that's all for today's guys. Let's meet in the next video. Thank you so much.